हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षण अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने आए हैं? मैं आपके लिए पिछला जो हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा था ट्रिपल ई, क्या पढ़ा था? ट्रिपल ई, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका थ्योरी हम लोगों ने इन डिटेल्स में सारे यूनिट वाइज हम लोगों ने खंगाला है, उसको देखा है, पढ़ा है, इन डिटेल्स देखा है। आप लोग का एग्जाम है 8 तारीख से। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था सर कि ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ इस फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके थ्योरी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स में जाकर के हर एक टॉपिक को डील किया है। तो मैं आपके लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो सेलेक्टिव है, जिसकी चांसेस बहुत अधिक होगी कि वो आपसे पूछा जाए और इस तरह के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो पेपर है इससे रिलेटेड होगा। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आप पढ़ पा रहे हैं? बहुत इजी सवाल है, बहुत हलवा है ये सवाल, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है ये सवाल में। अगर बच्चे लोग आप मेरा अगर वीडियो देखे होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो उनसे ये सवाल मतलब जबान पे होगा ये सवाल, इसमें ज्यादा कुछ लेने देने की बात है ही नहीं। सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस। इसमें एक्टिव डिवाइस क्या है? हम लोगों ने आपको पढ़ाया है एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस का हमने डिटेल्स आपको बताया है, एक्टिव एंड पैसिव। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम वेरियस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, नहीं? और हम लोगों ने किया है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम जानते हैं। एक्टिव डिवाइस वो है जो जनरली जो हमको एनर्जी सप्लाई करता है, जो एनर्जी देता है। पैसिव वो है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो हमारे इस लिस्ट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एनर्जी को सप्लाई करता हो, वो एक्टिव है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, क्या वो है? ट्रांसफार्मर, एचसीआर या लाउड स्पीकर? कौन है इसमें से एक्टिव जो हमको एनर्जी सप्लाई करता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर ये सच में एक एनर्जी का सोर्स होता, तो ये अगर दुकान में भी रखा होता तो वहां पर भी एनर्जी का सोर्स होता, वहां पर भी जलता, बैटरी भी रहता तो जलता, उसकी मतलब वो लाइट एनर्जी देता। लेकिन उसको हम अलग से एक एनर्जी देते हैं, ये कंज्यूम करता है, इसीलिए ये एक्टिव एलिमेंट नहीं है। क्या ट्रांसफार्मर है? हमने ट्रांसफार्मर आपको डिटेल से पढ़ाया है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको सप्लाई देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए। इनपुट में जो भी सप्लाई देते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर हमको सेकेंडरी साइड में आउटपुट मिलता है। तो ये भी, क्या ये है हमारा एक्टिव डिवाइस, या एचसीआर है या लाउड स्पीकर है? आपके माइंड में सारे ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जवाब खोज लिए होंगे कि इसमें से कौन सा एक्टिव डिवाइस है। चलिए, जिन्होंने जवाब खोज लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने जवाब नहीं खोज पाए अब तक, जिनके माइंड में अब तक क्लिक नहीं हुआ कि किस में से कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, तो मैं श्योर हूं कि आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है। आप जाकर के यूनिट 1 का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आप जाकर वो लेक्चर देखें, आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका जो आंसर है
वो आंसर है क्या? ये रहा आपके सामने ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं। एसटीआर हमारा इसमें एक एक्टिव डिवाइस, एसटीआर हमारा ये एक एक्टिव डिवाइस, ये एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ एलिमेंट है। अब सेमीकंडक्टर से बना हुआ क्या सारा एलिमेंट एक्टिव डिवाइस होता है? ये भी एक सवाल है। तो नहीं, सेमीकंडक्टर का जो भी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं, डायोड भी है, ट्रांजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर भी है, मॉसफेट भी है, एफईटी कह सकते हैं आप। मैं अगर बात करूं मॉसफेट है हमारे पास, ये सारे जो डिवाइसेस हैं इसमें से ये सभी एक्टिव है, ये सभी एक्टिव में आते हैं, लेकिन डायोड जो है वो आपका पैसिव है। हमने इसकी बात की है लेक्चर में, डायोड हमारा पैसिव है क्योंकि ये किसी तरह का एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है, एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। कौन? डायोड। ये एक पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव नहीं है। लेकिन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एससीआर, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं हम, प्रयोग करते भी हैं एम्पलीफायर को बनाने के लिए। मतलब एम्पलीफाई, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करने का मतलब क्या कि अगर हम उसको 5 वोल्ट दिए तो वो 10 वोल्ट देता है। तो उसके पास कहीं ना कहीं से सेंस यही है कि कुछ न कुछ तो उसके पास मैकेनिज्म ऐसा होगा कि जो 5 वोल्ट को 10 वोल्ट बना के देता है। इस आधार पर, इस प्रिंसिपल के फिनोमेना के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एससीआर ये सब एक्टिव डिवाइस। बैटरी एक एक्टिव डिवाइस, जनरेटर एक एक्टिव डिवाइस, लेकिन जो एनर्जी को कंज्यूम करता है वो हमारा पैसिव। ये सारे डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा है। सो इन डिटेल्स में हम यहाँ पर हर एक चीज को नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर से ये लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, वन बाय वन आइए फास्ट करेंगे। सो ये एक राउंड ट्रिप है, सब लोग एक्टिव रहें। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एससीआर इसमें एक्टिव डिवाइस। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव कंपोनेंट? पैसिव कौन है? जल्दी मार कीजिए, जल्दी मार कीजिए, कौन है इसमें पैसिव? वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस क्या पैसिव होता है? कैपेसिटर क्या पैसिव है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या पैसिव है? ऑल ऑफ द एबव क्या ये सभी पैसिव है? अभी भी हमने एक हिंट्स भी दे दिया एक्टिव और पैसिव के बारे में, आपके दिमाग में क्लिक आना चाहिए। क्या वैक्यूम ट्यूब डिवाइस पैसिव है? कैपेसिटर पैसिव है? सेमीकंडक्टर डिवाइस पैसिव है? या ऑल ऑफ द एबव जो भी है वो सब पैसिव है? इसमें से कौन पैसिव है? ये रहा आंसर। इसमें जो कैपेसिटर है इस लिस्ट में, इस लिस्ट का वो कैपेसिटर पैसिव है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, दे आर द पैसिव एलिमेंट्स, वे सभी पैसिव एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, इंडक्टर आर कौन कौन? कैपेसिटर, सी रजिस्टर, आर इंडक्टर, एल इससे डिनोट करते हैं आरएलसी। ये हमारा एक पैसिव एलिमेंट है। जो बल्ब होता है, जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट क्या है? रेजिस्टेंस ही तो है। तो वो इसलिए बल्ब को हम लोग एक पैसिव एलिमेंट के तौर पे उसको काउंट करते हैं। तो इसमें कैपेसिटर आपका पैसिव डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए।
तीसरा क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कंटेन करके रखता है, किस चीज से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर है, इसको हमने एनालिसिस करके बड़ी डिटेल्स में हमने थ्योरी पढ़ा है। जो वो थ्योरी देखे होंगे, वो मेरा लेक्चर देखा होगा, उसके लिए ये सारे कुछ नहीं है, एकदम सूजी का हलवा है, चने का हलवा है, बहुत मीठा है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कंटेन करके रखता है, किस चीज से मिलकर बनता है। एक्टिव एलिमेंट ओनली, पैसिव एलिमेंट ओनली, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, नन ऑफ द अबव। कौन है इसमें से सही। एक सर्किट और एक नेटवर्क, ये क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया है लेक्चर में, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें से हमारा जो भी सर्किट है वो किससे बना होगा, एक्टिव एलिमेंट एज वेल एज पैसिव एलिमेंट से। इसमें एक्टिव एलिमेंट भी होंगे और पैसिव एलिमेंट होगा। सर्किट, सर्किट की बात कर रहा है। सर्किट एक क्लोज लूप होगा, क्लोज पाथ होगा, तभी सर्किट होगा। एक सर्किट नेटवर्क होता है, लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होता। दो चीजें, सर्किट और नेटवर्क। ये रजिस्टर, इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये कोई सोर्स, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। क्या ये सर्किट है, नहीं, एक सर्किट नहीं है। क्यों, इसमें एक ओपन लूप है, ओपन पाथ है। लेकिन एक सर्किट में क्या होगा कि ये हमेशा एक क्लोज लूप होगा, ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा। हाँ, ये एक सर्किट है। क्या ये नेटवर्क है, हाँ ये नेटवर्क भी है। तो सभी सर्किट एक नेटवर्क है, लेकिन सभी नेटवर्क एक सर्किट नहीं है। तो इस सर्किट या नेटवर्क में किस चीज से मिलकर बना है। ये हो गया हमारा सोर्स, ये है हमारा एक्टिव, ये है रजिस्टर, ये हो गया पैसिव, ये हो गया करंट सोर्स, ये हो गया एक्टिव। मतलब एक्टिव और पैसिव से मिलकर बनता है हमारा सर्किट। कौन सा आंसर सही, बोथ एक्टिव एलिमेंट एज वेल एज पैसिव एलिमेंट। सो सी आंसर इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। So an electric circuit contains both active as well as passive element. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an active element in a circuit is one which, किसी भी सर्किट में एक एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है, which रिसीव एनर्जी, एनर्जी रिसीव करता है, सप्लाई एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करता है, दोनों करता है, बोथ रिसीव एंड सप्लाई एनर्जी, या नन ऑफ द अबव। एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक्टिव एलिमेंट इन सर्किट एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। एक्टिव एलिमेंट ऑलवेज सप्लाई द एनर्जी, पैसिव एलिमेंट ऑलवेज कंज्यूम द एनर्जी, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइए कंप्यूटर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS इज वाइडली यूज्ड इन, CMOS हमने पढ़ा है, CMOS MOSFET के बाद CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हम पढ़े हैं ना। MOSFET उसी के पहले कंप्लीमेंट्री लग गया है ना, दो MOSFET को जोड़ करके NMOS PMOS ये सब को जोड़ कर हम लोग बनाए थे। तो ये CMOS किसके लिए उपयोग करते हैं हम लोग जनरली, ये रहा लिस्ट। डिजिटल रिस्ट वॉचेस में, जो डिजिटल घड़ी, जो हम घड़ी पहनते हैं डिजिटल जो होता है उसमें, डिजिटली जो वॉच है उसमें, या हाई पावर सर्किट में, एनालॉगस सर्किट में, ऑल ऑफ द एबव। ये CMOS का ज्यादातर उपयोग कहाँ करते हैं, क्या करके, वो जिसने उस लेक्चर को देखा होगा हमारा CMOS का, उसके लिए एकदम ये चने का हलवा है, एकदम सूजी का हलवा है, नारियल का हलवा है और कुछ नहीं है, बहुत हलवा है ये। कहाँ यूज करते हैं इसको, CMOS को डिजिटल सर्किट में। हम CMOS को जनरली डिजिटल सर्किट के लिए तो यूज करते हैं ज्यादातर, वो भी इस लिस्ट में किसके लिए, तो हम लोग डिजिटल रिस्ट वॉच दिया हुआ है, रिस्ट वॉच उसके साथ लगा हुआ है
डिजिटल, है ना, हम यहां यूज करते हैं CMOS का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए फेट फॉर इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ, मतलब एक FET फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है फॉर इट्स ऑपरेशन, वो अपने काम करने के लिए डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन, किस वेरिएशन पे डिपेंड करता है, ऐसा क्या इसमें से वेरी करेगा जो उस काम करेगा। ये रहा लिस्ट आपके सामने। फॉरवर्ड बायस जंक्शन, क्या फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन, फॉरवर्ड बायस को चेंज करने से क्या इसका ऑपरेशन डिपेंड करता है। रिवर्स बायस जंक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, द डिप्लीशन लेयर विथ द रिवर्स वोल्टेज, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमने ट्रांजिस्टर का पूरा ग्रुपिंग किया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग हमने आपको समझाया है इन डिटेल्स में जाके। कंस्ट्रक्शन, एक ट्रांजिस्टर जो बाइपोलर है, FET, जिसको हम कह सकते हैं क्या, ये एक यूनिपोलर डिवाइस भी है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही या तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण या होल्स के कारण करंट फ्लो होता है, किसी एक कैरियर के कारण। हमने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है। और ये बाइपोलर से कैसे ये अलग होता है, इसमें एक गेट है, ये रहा FET का कंस्ट्रक्शन। ये हमने चैनल ले लिया, ये N टाइप का चैनल है, तो यहाँ P+, ये आपस में जुड़ा हुआ जिसका नाम है गेट। ये रहा हमारा ड्रेन, यहां से एक निकाल लेते हैं, ये हमारा सोर्स हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं ना इस तरह से। अब इसका ऑपरेशन किस पर डिपेंड करता है, इसमें से कौन है आंसर सही, जल्दी बताइए। ऑनेस्टली आप अपने प्रति ईमानदार रहें और आंसर मार्क करें, फिर अपना आंसर इस आंसर के साथ मैच करके देखिए कौन सा सही है, क्या आप सही है वो। अगर सही नहीं हो तो क्या दिक्कत है। ये रहा आपके सामने आंसर। A FET for its operation depends on the variation of what, the depletion layer with the reverse voltage। ये डिप्लेशन लेयर ये वेरी करता है, चैनल का विड्थ कम ज्यादा होता है रिवर्स बायस करने पर, नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं FET कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल। व्हाट वेरिएबल, मतलब FET को आप यूज कर सकते हो एज ए वेरिएबल, क्या, वेरिएबल इंडक्टर की तरह, या वेरिएबल कैपेसिटर की तरह, या वेरिएबल रजिस्टर की तरह, या वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की तरह, या वेरिएबल करंट सोर्स की तरह। किसके तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या चेंज होता है जब हम निगेटिव बायस करते हैं गेट को, तो उसका चैनल का विड्थ कम ज्यादा हम वैरी कर सकते हैं। चैनल का विड्थ कम ज्यादा होने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है ना, उसका रेजिस्टेंस कम, मतलब रेजिस्टेंस वैरी करता है। नहीं, आप जाकर के उस लेक्चर को देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है वो एंजॉय करेंगे यहां पर भी और अपने एग्जाम में भी, उनके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं एश्योर हूं। अगर उन्होंने लेक्चर देखा है तो, अगर उन्होंने लेक्चर थ्रू आउट द लेक्चर एक एक सीक्वेंस है, अगर उसको देखा, और किसी ने केवल टेलीविजन की तरह लेक्चर देखा है सूत करके तकिया लगा के, तो बस वो तकिया लगाएंगे वो एग्जाम हॉल में भी, है ना। आइए, इस FET कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल, व्हिच वन, आंसर क्या होगा, रजिस्टर। इसको हम लोग एज ए वेरिएबल रजिस्टर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर द फास्ट स्विचिंग। ये रहा कुछ डिवाइसेस थे, मॉसफेट, जेफेट, BJT एंड ट्रायोड। ये ट्रायोड आपके लिए, ये वर्ड आपके लिए, जिस ट्रायोड, 3 गो ट्रायोड उसमें लगा हुआ टर्मिनल है, सब में 3 गो होता है ना। इसमें से कौन सबसे ज्यादा फास्ट है, जल्दी बताइए। हमने जो आपको पढ़ाया है उसी में से आंसर है, जो आपके सिलेबस में था। क्या है ये, मॉसफेट,
जेफेट और बीजेटी, हमने इसका एक कंपैरिजन आपको पढ़ाया है, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन नॉइज प्रॉन है, कौन लेस नॉइजी है, इसका मतलब इसका पूरा वर्किंग और फंक्शन एबिलिटी को कंपेयर किया था। क्यों हमारे पास जब बीजेटी था एफईटी पर क्यों गए, जब एफईटी आ गया तो फिर मॉसफेट पर क्यों गए, ये सारी कहानी हम लोग एक सीक्वेंस में इस सारे चीज को हमने तय किया है। तो इसका जो आंसर है, व्हाट इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द फास्ट स्विचिंग, मिल गया ना आंसर? हाँ, गुड, वेरी गुड, मॉसफेट, मॉसफेट इज द करेक्ट आंसर। तो मॉसफेट जो है वो इन सभी लिस्ट में से सबसे फास्ट है, हम इसका प्रयोग करते हैं एज अ फास्ट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर लार्ज डायमेंशन इज दैट ऑफ, ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखिए, ये रहा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, जिसने पढ़ा है उसके माइंड में आ गया होगा आंसर भी, कह रहा होगा सर आगे बढ़िए। ये रहा हमारा, सपोज कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये टर्मिनल इमीटर, ये टर्मिनल बेस, ये टर्मिनल कलेक्टर, ऐसे ही बनाते हैं ना कंस्ट्रक्शनल व्यू। ये जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो दो तरह का है, इमीटर क्या करता है, वो सप्लायर है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो टाइप का पी टाइप है तो ये होल सप्लायर है, ये होल सप्लाई करेगा, वो होल इस बेस से होते हुए कलेक्टर पोर्शन पे कलेक्ट होता है, मतलब ये एक थैला है, ये एक झोला है। तो आप जब मार्केट जाते हो कोई सब्जी के लिए तो जनरली थैला लेके जाते हो सब्जी के लिए, ताकि ज्यादा सब्जी या ज्यादा सामान खरीदना है तो उसी के अनुसार से ना आप लेके जाओगे, थैला, बैग। सो ये है बैग। तो इसमें से डायमेंशनली हमने आपको इसका डॉपिंग कंस्टिट्यूएंट के आधार पर, इसका डायमेंशन मतलब कि इसका लंबाई चौड़ाई के आधार पर हमने डिस्कस किया है। आप जाके वो लेक्चर को जरूर देखिए, है ना, जिन्होंने नहीं देखा है आगे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ना है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले, कंप्यूटर के ब्रांच वाले, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है उसके बिना काम नहीं चलेगा, जिनको आगे डिजिटल पढ़ना है उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो जरूर देखें उस लेक्चर को। वो पूरा एक फंडामेंटल्स है, वो एक पूरा एक आइडिया हमने आपको साथ शेयर किया है, वहां पे बताया है कि किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर बनता है, उसके टर्मिनोलॉजी को हमने आपके साथ शेयर किया है, वहां पर बताया है, उस लेक्चर को जरूर देखिए। तो इसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन पोर्शन में से कौन सा पोर्शन, ये सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा पोर्शन सबसे बड़ा है। ये कहता है इमीटर वाला पोर्शन या बेस या कलेक्टर या नन ऑफ द अबव, कौन होगा? मैंने इतना हिंट्स भी दे दिया, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उसके लिए ये एकदम चना का हलवा कह दिया, सूजी का हलवा भी कह दिया, नारियल का हलवा भी कह दिया। इससे भी आसान हलवा है, वो हलवा है ये सवाल, और ये बहुत मीठा भी है ना। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको तो तक पता, स्वाद नहीं पता चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसा है ये। जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा, है ना, वो बहुत एंजॉय करेंगे कि हाँ ये कितना मीठा है, कितना मिठास है इस मिठाई में। वाह, चलिए देखते हैं। ये रहा सही आंसर, क्या कि ये हमारे ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर पोर्शन होता है उसका डायमेंशन बड़ा होता है, नहीं? सो दिस इज द लार्जर डायमेंशन, इट हैज लार्जर डायमेंशन, दिस इज लार्जर डायमेंशन। ये वेरी लेस डायमेंशन है, ये मॉडरेट है, मतलब लेकिन बेस से अधिक है, लेकिन कलेक्टर से कम है। डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई। डॉपिंग क्या बात करें, डॉपिंग यहां सबसे अधिक, मोर यहां लेस, और यहां मॉडरेट। बेस में
डॉपिंग भी लेस करते हैं, उसका डायमेंशन भी कम रखते हैं। लोगों ने पढ़ा है नहीं? करंट का मैकेनिज्म मैंने समझाया है, इससे कैसे करंट पास होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर, पोटेंशियल बैरियर के आधार पर। नहीं? तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। कलेक्टर इज द पोर्शन इन द ट्रांजिस्टर दैट हैज लार्जेस्ट डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a PN junction the potential barrier is due to the charges on either side of the junction. These charges are, जो पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है, वो पोटेंशियल बैरियर जो जंक्शन के अबाउट जो एक चार्ज डेवलप होता है, वो चार्ज किसके कारण है, यही सवाल है। एट द पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। बताइए, ये रहा पीएन जंक्शन। हाँ भाई, हम समझ रहे हैं। जिन्होंने क्लास को थॉरोली देखा है, उसके लिए बड़ा आसान है, वो एंजॉय कर रहे होंगे पक्का। कह रहे हो सर ये क्या सवाल लेके आगे, क्या पढ़ा रहे हो, है ना? चलो आगे पढ़ाओ, आगे जल्दी 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 आगे चले। है ना? ये रहा हमारा एक पी टाइप, ये एन टाइप। नहीं, यही ना पी एन जंक्शन। ये रहा हमारा जंक्शन, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। पी टाइप में होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल कम। जब पी टाइप एन टाइप को आपस में ज्वाइन करते हैं, उस पीरियड में जो मेजोरिटी कैरियर है उसका डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल सोर्स। नहीं, और उस समय यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यहां से होल इधर जाएगा। कब तक जाएगा भाई? जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यही जाने के क्रम में, डिफ्यूजन के क्रम में, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर से होल्स इधर जाता है, तो बीच में होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ क्या जमा होता है, क्या हो जाता है वो? हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि जब भी जिस तरह एक एटम किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव आयन्स कौन बनते हैं? एटम बनता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होल है किसके पास है? एटम के पास है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किसी एटम के पास है। तो जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस साइड में आता है, तो इस जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करता है, वो एटम नहीं चलता है, वो आयन के रूप में यहां जमा हो जाता है। आयन्स के रूप में इस जगह पे जमा हो जाता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना, यहां पर एक आयन्स के रूप में जमा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये प्लस, यहां पर आयन्स, दैट इज द इमोबाइल आयन्स बोलते हैं। इधर माइनस, दैट इज द इमोबाइल आयन्स। इसमें वो आयन जमा है जो नहीं चलते हैं, इमोबाइल कहते हैं उसको, जिसके कारण ये बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है। जिधर कम डोपिंग होता है उधर डिप्लेशन लेयर ज्यादा जाता है, जिधर ज्यादा हाईली डॉप होता है उधर डिप्लेशन लेयर कम बढ़ता है। ये तमाम चीज की चर्चा हम लोगों ने अपने सिलेबस में, अपने कंटेंट में, एक एक लेक्चर जो आप जाके देखिए, है ना, कि उसमें एक कम से कम हर एक यूनिट में मिनिमम एवरेज कम से कम तो हमने आपको 8 लेक्चर दिया है, कम से कम, और वो भी 1 घंटा का। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। नंबर ऑफ आप लेक्चर देखेंगे, काउंट करेंगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर है। आप पूरे कंटेंट को पहले देखिए, थॉरोली देखिए, आपके लिए ये सारे सवाल बहुत आसान होंगे, आगे भी बहुत फायदा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, आपके माइंड में आ गया होगा। किसके कारण होता है? फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस, जो डॉपिंग करते हैं ना, डोनर और एक्सेप्टर आयंस।
दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। यहां पर जो आयंस जमा होते हैं वो एक एन टाइप में, जो एन टाइप मटेरियल होता है, एन टाइप फॉर्म कैसे होता है, डोनर इंप्यूरिटी के कारण। पी टाइप कैसे बनता है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के कारण। नहीं, ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे कोवैलेंट बनता है, कैसे टूटता है ना, कैसे होल बनता है, होल कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ये तमाम कहानी, ये सारे पिक्चर जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उसी के माइंड में होगा। जिन्होंने तकिया लगाया होगा उसके दिमाग में कुछ नहीं, बस तकिए ही होगा या सपना होगा। चलिए, सो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ करंट इज सॉलिड इज ड्यू टू। एक सॉलिड में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, आ गया दिमाग में? हमने चर्चा किया है, मैं वीडियो को कोट कर सकता हूं, मैं अपने लेक्चर को, किस लेक्चर में हमने ये पढ़ाया है, आप जाके लेक्चर देखिए, आप अपने सिलेबस में, उसमें नहीं लिखा हुआ था, देखिए आपसे सवाल पूछ दिया जाता है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में कि आप बच्चे को ये पढ़ाइए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड, थ्रू गैस। नहीं, ये नॉर्मल चीज है, टीचर को ये आनी चाहिए कि बच्चों को अगर करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाना है तो स्टार्ट कहां से करना है, क्या पढ़ाना है, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। और हमने इस चीज को बड़े इन डिटेल्स में, आप पहला ही लेक्चर उठा के देखिए, है ना, दूसरा लेक्चर में आपको ये चीज मिल जाएगा कि हमने आपको लिक्विड में, गैस में और सॉलिड में करंट जो पास होता है, करंट जो फ्लो होता है, वो किन किन पार्टिकल्स के कारण होता है, इसका चर्चा किया था हमने। ये रहा आपके सामने, इसका आंसर क्या है सॉलिड में, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स के कारण, लिक्विड में आयंस के कारण, और गैस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के कारण। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है, कौन है? 500 वाट सेकेंड्स को हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, या 1 वाट आवर को कहते हैं, या 1 किलोवाट आवर, या 10 किलोवाट आवर। कौन है सही इसमें? विच वन इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12? द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, kWh मीटर, हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में भी लगा होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। दैट इज द, कौन है सही आंसर इसका? 1 किलोवाट आवर, इट इज द करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट आवर इट इज द करेक्ट आंसर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, जल्दी बताइए। ये रहा रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस का लॉ हमने आपको पढ़ाया है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। करंट कैसे फ्लो होता है कंडक्टर में, मेरा कोशिश हुआ है, आप लेक्चर जाके देखेंगे तो मेरा प्रयास यही था कि मैं बच्चों को कंडक्टर के अंदर घुसा के दिखा दूं कि देखो यही इलेक्ट्रॉन है, यही पास कैसे होता है, और वो पूरा मैकेनिज्म मैंने डील किया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा उनके लिए बड़ा आसान होगा ये क्वेश्चन का आंसर देना। एक, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। तो आर का क्या इक्वेशन है? रो एल बाई ए, यही है ना, मतलब कि ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक क्रॉस सेक्शन एरिया के। नहीं, कौन होगा आंसर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होगा सही आंसर सर जी, बिल्कुल सही, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दिस इज द पैरामीटर accordingly resistance of a conductor varies inversely proportional, is inversely proportional to the cross section area of the conductor.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द करंट सोर्स शोन इन द फिगर टू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। हमने करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डिफरेंट काइंड्स के सोर्स को पढ़ा है, उसके बीच के रिलेशन को जानते हैं हम। एक वोल्टेज करंट के बीच में ओम साहब ने एक नियम बताया था, नहीं? इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर बताइए, फिर हम इसका जवाब बताते हैं। ये एक वोल्टेज सोर्स दिया है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, तीर को देख के ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, इसके इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स क्या होगा? नहीं, विच वन इज करेक्ट आंसर? ये रहा आपके सामने, ये रहा करेक्ट आंसर, 40 वोल्ट इन सीरीज विथ 25 किलो ओम रजिस्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे? V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, I इंटू आर। I बराबर क्या है? V बटे आर, यही है ना। अब आपको दिया हुआ क्या है, पता क्या करना है? इसमें क्या दिया हुआ है? करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। हमसे पूछता क्या है कि वोल्टेज बताओ, इक्विवेलेंट वोल्टेज। हमसे V पूछता है, V बराबर क्या है? I इंटू आर। ये तीन में से क्या मालूम है? ये मालूम है, ये नहीं, यही तो पूछता है। तो I इंटू आर मतलब वोल्टेज अगर निकालेंगे तो कितना मिलेगा? I इंटू आर। इससे हमको वोल्टेज मिल जाएगा, बिल्कुल। ये रहा वोल्टेज, क्या चीज? I इंटू आर। अरे यार, ये रहा वोल्टेज, गुना कर दीजिए I इंटू आर। तो I इंटू आई कितना है? 1.6 इंटू 25, गुना करो, 16 पंचे 80, 16 तो 32, 8 40, एक पॉइंट के बाद मतलब 40 वोल्ट। इसमें से 40 वोल्ट कौन है आंसर? यही तो 40 वोल्ट वाला ब्लिंक कर रहा है, ये 40 वोल्ट। लेकिन जो एक वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस हम जोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं ना, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को। तो एक ये रहा वोल्टेज सोर्स, इतना 40 वोल्ट, ऐसी के सीरीज में ये रेजिस्टेंस है लगा हुआ, ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स, इसका इक्विवेलेंट। अगर एग्जाम में ये दे दिया तो ये पूछेगा, तो आपको क्या करना है? अगर ऐसा दे दिया कि ये 40 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस कितना, वो कितना है? 25 किलो ओम, ये 25 किलो ओम, आपसे पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स कितना होगा, तो आई निकाल दो, V बटे आर, इसमें इससे भाग दे देना। ये रहा करंट सोर्स, IC के पैरेलल में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। क्या लॉजिक है, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? ये रहा ऑप्शन, वोल्ट कुलम, कुलम पर वोल्ट, ओम्स, हेनरी पर वेबर। अब लो, है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कैपेसिटर का यूनिट फैराडे, और इंडक्टर का यूनिट हेनरी। ये तो है, इसमें से ये कैपेसिटर का फैराडे तो नाम ही नहीं है इसमें, है ना। लगता है क्वेश्चन ने गलत लिख दिया है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैच कीजिएगा। ये रहा सही आंसर, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। कैसे? ये रहा हमारा कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है V, इसमें चार्ज स्टोर करेगा कौन? Q। तो स्टोरिंग चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो स्टोरिंग चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है वोल्टेज के, हमने पढ़ा है ना, है ना। तो दिस Q इक्वल टू व्हाट? C इंटू V। हमसे C पूछता है तो C बराबर क्या होगा? Q बाई V।
क्यू का क्या यूनिट होता है? ये चार्ज है, कुलम्ब, यही है ना, कुलम्ब। कुलम्ब अभी मतलब वोल्ट। इसी कुलम्ब पर वोल्ट को ही क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फैराड। तो 1 फैराड का मतलब क्या होगा? एक कुलम्ब का चार्ज अगर स्टोर होता है, उसके क्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड होगा। नहीं? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कुलम्ब पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a practical constant voltage source should have internal resistance। एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कैसा है ये? प्रैक्टिकल। हमने पढ़ा है आइडियल एंड प्रैक्टिकल। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारे डिफरेंट काइंड्स के हमने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को, एक सोर्स को डिफाइन किया है, एक्टिव डिवाइस को डिफाइन किया है हमने। नहीं? सो एक ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये रहा आपके सामने वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये रहा वोल्टेज सोर्स, ये रहा इसके सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई, ये वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये वोल्टेज सोर्स का प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, अगर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो इसका ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर आइडियल होगा तो क्या होगा? 0 होगा। नहीं? इसी का उल्टा करंट सोर्स में, मतलब प्रैक्टिकल है तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रैक्टिकल के लिए लो। अगर आइडियल है तो क्या होगा? आइडियल के लिए 0। तो विच वन करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज लो। ये रहा सही आंसर। A practical constant voltage source should have internal resistance is low. Next question. An ideal voltage source is that which has an internal resistance. अब कौन होगा? है ना? अब तो आ गया ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई, लो, 0। अभी जस्ट बताया, क्या होगा आंसर सही? 0। आइडियल है वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal current source is that which has an internal resistance। अब करंट सोर्स की बात कर रहा है, ये रहा करंट सोर्स। पहले बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं इस बात को, कि जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा मेरा, उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो एंजॉय कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा होगा, क्या किया होगा? तकिया लगाया होगा, उनके लिए तो बस सपना ही है ना? उनके वो बस इसका जवाब उनको सपने में ही मिलेगा, या एग्जामिनेशन हॉल में वो सपना देखेंगे, है ना? क्या होगा? ये रहा सही आंसर, इनफाइनाइट। एक आइडियल जो करंट सोर्स होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अगर यही सवाल पूछ देगा कि प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, तो वेरी हाई, अधिक होगा। क्योंकि आइडियल इन्फिनिटी क्या होता है कोई नहीं जानता, क्या होता है नहीं मालूम, नोट जो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, है ना? कितना होता है नहीं मालूम। आइडियल क्या होता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आइडियल का नॉट डिफाइंड, है ना? सो एक आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर प्रैक्टिकल लेंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए कंप्यूटर साहब, अगला क्वेश्चन जल्दी आइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट। एक कैपेसिटर दे दिया जिसका वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड का, उसको चार्ज करते हैं 200 वोल्ट तक। द चार्ज इन कूलम्ब विल बी, उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा? है? कितना चार्ज स्टोर होगा बताओ? ये कौन सा खीर है, कौन सा पुआ है, ये कौन सा हलवा है? बहुत आसान है।
है ना। चलो उस हलवा का जाके देखते हैं। ये रहा C इक्वल टू क्यू इक्वल टू C इंटू बी, यही ना चार्ज है, नहीं यही ना चार्ज है। अभी जस्ट रिलेशन पढ़ा, Q इक्वल टू C इंटू बी। हमको C का वैल्यू दे दिया कितना 6 माइक्रोफैराड, ये रहा 6 माइक्रोफैराड। वोल्टेज कितना 200, कितना हो जाएगा 14 1200, कितना Q है, चार्ज है। कूलम्ब में बात करेंगे ना, ये माइक्रोफैराड 10 के माइक्रो मतलब क्या है, ये 10 के पावर -6, मतलब इतना गुने 10 के पावर -6। तो ये 2 जीरो और बढ़ा दो तो घट गया 12 गुने 10 के पावर कितना -4, ये पट नीचे आ जाएगा इतना कूलम्ब, इतना कूलम्ब का चार्ज 1200 माइक्रो कूलम्ब, ये हो गया माइक्रो को, ये 1200 माइक्रो कूलम्ब। कूलम्ब में लिखेंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर होगा। किसमें आंसर पूछता है, क्या होगा सही जवाब इसका, आपके सामने रहा ये स्क्रीन पर, सही जवाब 1200 माइक्रो कूलम्ब, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज टेकन एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है एक वैक्यूम के लिए, एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़े हैं, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनके बीच का रिलेशन, ये सभी चीज हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज 1, एक होता है, नहीं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following circuit element store energy in the electromagnetic field, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कौन है, हमने बात किया है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, तीनों एलिमेंट के लिए हम लोग बात किया है ना। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कौन है इसमें से एलिमेंट जो एनर्जी को स्टोर करता है, ये रहा आपके सामने इंडक्टेंस, नहीं। हम लोगों ने एक मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा है, ट्रांसफार्मर पढ़ा है मैंने आपको, रिलक्टेंस, परमिएनेंस, उसके सारे कोहेरेंस, रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड, कोहेसिविटी, ये तमाम चीज मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सभी चीज को डील किया हमने, है ना। तो ये रहा इंडक्टेंस, ये वो मटेरियल है, ये वो चीज है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन करता है, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइए कंप्यूटर साहब, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बता विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, जल्दी बताइए, ब्लिंक भी कर रहा है, यही रहा करेक्ट आंसर, हेनरी, हेनरी हो गया यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन, एक रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल, जाकर के देखिए, आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 मिलेगा, 4 लेक्चर में जाके देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से पढ़ाया है, वहां पर वो पूरे लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या होगा कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, दो तरह का मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो ग्रुप, एक इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर शुद्ध, एक एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध होता है, मतलब इसमें कुछ मिलाते हैं,
इसमें कुछ मिला होता है, बिल्कुल इंट्रिंसिक में ही कुछ मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक बनता है। पी टाइप एन टाइप मटेरियल क्या है, एक्सट्रिंसिक है। सो ये इंट्रिंसिक प्योर वाले में इसकी खासियत कितना क्या होता है कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही होल भी होता है। एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या इक्वल होता है, क्योंकि ये प्योर है। अलग से कुछ में उस एडिशन आपने खुरापाती दिमाग तो लगाया नहीं है, ये प्योर है। एक रूम टेम्परेचर पर ये रहा आपके सामने इंट्रिंसिक मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। मतलब करंट फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेवार होगा, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा चार्ज इसमें होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन होगा, होल होगा, या बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होगा, या नन ऑफ द अबव। अगर इलेक्ट्रॉन पे टिक लगाया आपने तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो पक्का उसमें होल भी है। खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल है साथ में। होल पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां आना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में। ये रहा एनर्जी लेवल, ये रहा हमारा एनर्जी लेवल। नहीं, दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। अब ये फ्री है मूव होने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा करंट का फ्लो संभव नहीं है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, यहां पर बदले में बन गया क्या, होल। ऐसा प्योर में कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जाए कंडक्शन बैंड में लेकिन होल न बने, ऐसा नहीं होता है। किसमें, प्योर में। लेकिन इम्प्योर होगा उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा हो सकता है। सो इंट्रिंसिक वाले में जब अगर इलेक्ट्रॉन सही आप मारोगे तो होल पर भी लगाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं दोनों के बदले एक ऑप्शन दे दिया है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इसको टिक किया जाए। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, बोथ। ए भागा पकड़ो ये, अरे ये तो हमको लगा कि इसको बोर्ड छोड़ के भाग रहा है ना। नहीं नहीं, आ गया, ये यहां दोलन कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर द particles that present in the intrinsic semiconductor material at room temperature. So this is the correct answer. So both electrons and holes are available at room temperature. Next question. At room temperature, p-type material will have, p-type material अब आ गया। अब p-type material पूछ दिया, मतलब कौन सा पूछ रहा है, एक्सट्रिंसिक। p-type material कैसे बना होगा, पी टाइप मटेरियल कैसे बना होगा बताता हूं। पहले इसका आंसर पहले बताइए। एक पी टाइप मटेरियल में एक रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर होल होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे, नन ऑफ द अबव। पी टाइप मटेरियल होल मेजोरिटी कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होता है, दोनों होते हैं। ये रहा सही। अरे ये कहां भागा, ये तो भाग गया, अरे ना आ गया। ये रहा सही आंसर, मोर होल होता है इसमें। हमको लगा कि भाग जाएगा, नहीं नहीं, ये आएगा, रिटर्न आएगा। मोर होल होता है किसमें, पी टाइप मटेरियल में। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल होता है। आइए आपको रिवाइज कराता चलूं एक बार फिर। ये रहा हमारा पी टाइप मटेरियल, ये रहा पी टाइप। ये पी टाइप मटेरियल कैसे बना होगा, तो ये बना होगा इंट्रिंसिक मटेरियल में। इंट्रिंसिक मटेरियल में हम जोड़े होंगे क्या चीज, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को हम जब ऐड करेंगे किसमें, तो ये इंट्रिंसिक वाले में क्या मिलेगा, पी टाइप मटेरियल में। मतलब ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेट करता है। मतलब इसके पास होल रहता है, खाली जगह रहता है, होल रहता है इसके पास। सो दिस इज द पी टाइप। विदाउट क्रिएटिंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी हैव द होल। ये कहता है कि मैं पी टाइप हूं, विदाउट क्रिएटिंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी हैव द होल। हमारे पास होल है। ये रहा पी टाइप। सो ये कहता है कि एट रूम टेम्परेचर पी टाइप मटेरियल विल हैव व्हाट, more electrons, more holes, both, none of these,
मोन होल नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये बेचारे चल रहे हैं, ये चल चल के आपको बता रहा है कि हम ही है वो कौन, मोर होल, जिसमें पी टाइप मटेरियल में पाया जाता है। ये रहा इसका सही आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। जिन्होंने तकिया लगाया वो तकिए लगाए, लेकिन जिन्होंने देखा है वीडियो को, मैं लेक्चर को बता सकता हूं, उनके दिमाग में आया होगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया है कि एक टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। तो आपसे पूछता है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज व्हाट, 0, पॉजिटिव, निगेटिव, नन ऑफ द अबव। कौन सा सही होगा इसका आंसर? ये रहा आपके सामने, ये भाग रहा जा रहा है निगेटिव। सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? निगेटिव, चाहे वो पी टाइप हो, एन टाइप हो, कोई भी हो। हमने पढ़ा है इसको, इन डिटेल्स में पढ़ा है। तो ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी। इन लिस्ट में से इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रॉन, सबसे अधिक मोबिलिटी किसकी होती है? मोबिलिटी क्या एक्शन करता है, क्या बताता है? भागने का कैपेसिटी, दौड़ने का कैपेसिटी, इनमें से किसके पास है? क्या इलेक्ट्रॉन का? अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा है, 9वां 10वां का बच्चा है वो और पढ़ता है, वो बच्चा इसका जवाब दे सकता है। 9th 10th का बच्चा इसका जवाब दे सकता है। अगर मेरा वो लेक्चर जो आप डिप्लोमा में आके पढ़ रहे हो, जिसको हमने पढ़ाया है, अगर आपने न भी देखा है, अगर आपने कंपटीशन से पास करके आया है, तो आप जरूर पक्का बिना पढ़े भी इसका जवाब दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन, आइए हम बात करते हैं। हमने आपको समझाया कि जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टार्ट किए थे तो एक एटम से स्टार्ट किए थे। ये रहा आपके सामने, ये एटम, ये न्यूक्लियस, एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये फ्री नहीं होता है, किसी के माई का लाल ये नहीं है जिसको फ्री कर दे। फ्री कौन होता है? कंडक्शन बैंड में कौन जाता है? ये इलेक्ट्रॉन जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वो भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही फ्री बैंड, कौन सा? कंडक्शन बैंड में जाता है, जो करंट को कंडक्ट करता है। तो ये रहा हमारा आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन। ये क्या? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें ऑप्शन है न्यूट्रॉन। अरे न्यूट्रॉन तो कहां? न्यूक्लियस में होता है। ये मोबिलिटी कैसे भागेगा? ये नहीं भागेगा। दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव आयंस। एटम चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव आयंस में हो, वो इमोबाइल होता है। वो क्या होता है? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब ये नहीं चल सकता। चलने का काम केवल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। कौन है सही आंसर? आपके सामने रहा, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। करेक्ट आंसर है भागा। ये कह रहा कि हम हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। सो हाईएस्ट मोबिलिटी कैपेसिटी हैविंग व्हिच वन? इलेक्ट्रॉन्स हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव ओनली व्हाट वैलेंस? इलेक्ट्रॉन्स। डोनर इम्प्योरिटी के पास कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन भी कर दिया इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। पी टाइप मटेरियल डोनर इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किससे बनता है? पी टाइप मटेरियल हमेशा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से बनता है। एन टाइप मटेरियल हमेशा डोनर इम्प्योरिटी से बनता है। तो जो एन टाइप का मटेरियल होगा, डोनर इम्प्योरिटी कौन होगा? पेंटावैलेंट, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो? 5 हो। कौन है आंसर सही? द डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव ओनली व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप जाकर के हमारा लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर चौथा और पांचवा पहले यूनिट का लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए हमने अलग से क्लास बनाया, फाउंडेशन ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। वो क्लास मैंने आपको दिया है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल ओवरव्यू था।
हमने 9 से 10 लेक्चर एक फाउंडेशन लेक्चर दिया है सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। क्या होगा सही आंसर इसका? डोनर के पास यही 5। द डोनर इम्प्यूरिटी मस्ट हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी मस्ट हैव ओनली हाउ मेनी? 3 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन है एक्सेप्टर? बोरॉन, एल्युमिनियम। कौन आएगा? ये डोनर वाला फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब। ये रहा इसका सही आंसर डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इमोबाइल? फिर से आ गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया है ना। इसमें से इमोबाइल कौन होता है? ऑप्शन चेंज है, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड नन ऑफ द एबव। इमोबाइल पूछता है, इमोबाइल कौन है? कौन नहीं चल सकता है इसमें से? तो हमने अभी जस्ट भी बात किया है कि इलेक्ट्रॉन होल है जो चलता है। कौन नहीं चल सकता है? आयंस। आयंस नहीं चलते। ये कूदा, ये कूद रहा, देखिए ये बेचारा बड़ा मजबूर है, ये बहुत मजबूर बंदा है। ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स ले करके या दे करके पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, वो चल ही नहीं पाता है। ये कूद कूद के कह, ये यहाँ पे जाना चाह रहा है कूद कूद करके कि हम ही है वो। कौन? इमोबाइल है, हम नहीं चल सकते, हमको यहाँ रख लो। ये चलने के क्रम में लाल पीला काला सब हो रहा है। ये रहा वो आइटम, कौन? आयंस। आयंस ही है वो पार्टिकल्स जो नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे सेमीकंडक्टर दुनिया में यही तहलका मचाता है, यही बैटिंग करता है, यही बॉलिंग करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये मोबाइल है, ये इमोबाइल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पीएन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय। एक पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल किसके कारण बनता है? अगर किन्होंने जिन्हें तकिया लगा के हमारा वीडियो देखा होगा सो करके सपना में, है ना, उनके लिए भी अगर वो शुरुआत से ये वीडियो देख रहे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम देना है, अब तक जो हमने एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर वो जवाब दे सकता है। एक बैरियर पोटेंशियल किसके कारण डेवलप होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट के कारण, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, डिफ्यूजन के कारण, माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, या माइनॉरिटी कैरियर के कारण। क्या होगा सही आंसर? जिन्होंने पढ़ा है, लेक्चर को देखा है, वो कह रहे होंगे अरे सर इतना आसान सवाल, क्या ऐसा ही पूछेगा? हाँ, ऐसा ही सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा। आप जिन्होंने पढ़ा है, उस लेक्चर को थोड़ी देखा है, उसके लिए तो एकदम ये चने का, ये सूजी का हलवा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बस उनके लिए, जो तकिया लगा के देखा है ना फिल्म की तरह, टीवी की तरह, वो सपना ही है उनके लिए, है ना। फिर भी आप अभी से भी जग जाइए, मैं आपको जगाने आया हूं, एग्जाम करीब है, पढ़ लीजिए। सो ये रहा इसका सही आंसर, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये है वो चीज कि मेजोरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन होने के कारण। आई रिपीट वंस अगेन, अभी जस्ट बताया, आप रिवाइंड करके वीडियो को जाके देखो, हमने आपको बताया है। ये रहा पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप में होल्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, होल कम। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की ओर फ्लो होता है, होल्स भी अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। ये रहा, ये मेजोरिटी कैरियर का फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन क्रिएट व्हाट? पोटेंशियल बैरियर। बेटा क्या पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करता है? यही चीज है, यही चीज है वो। क्या? दिस इज क्रिएट द पोटेंशियल बैरियर। यहां पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करता है, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। ये मैं इस लेक्चर में आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज। जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं
द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड। फिर से वही सवाल है, पूछने का तरीका अलग है, सवाल वही है। एक पी टाइप एन टाइप मटेरियल है, ज्वाइन हुआ है, आपने कोई बैटरी नहीं जोड़ा है। जब कोई बैटरी नहीं जोड़ते तो क्या होता है, मेजोरिटी करियर डिफ्यूज होता है, जिसके कारण वहां बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। उसको क्या कहते हैं हम, ये रहा आपके सामने, पाथ कहते हैं, बैरियर कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, या पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर है वो जो फर्दर मेजोरिटी करियर के फ्लो को अपोज करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक पी टाइप एन टाइप मटेरियल के बीच में वो बैरियर क्रिएट कर देता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए जर्मेनियम पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल इज, एक जर्मेनियम का है तो यही बैरियर पोटेंशियल कितना बनेगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज द 0.3। ये देखिए, ये नागिन डांस करते हुए इधर से उधर जा रहा है, ये रहा 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7। वो बैरियर पोटेंशियल कितना? 0.7। ये जर्मेनियम के लिए कितना? 0.3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.3। इट इज द जर्मेनियम पीएन जंक्शन डिवाइस, द बैरियर पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ जेफेट इन्वॉल्व ए फ्लो ऑफ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है हमारे पास, हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है, उसका हमने R&D किया है, एक दो लेक्चर नहीं होगा। हम एवरेज अगर बताए, एवरेज जानता है ना, बहुत सारे चीज को जोड़ करके जितना नंबर ऑफ डाटा उससे भाग देते हैं तो एवरेज निकलता है। एवरेज औसतन कम से कम हमने आपको 8 लेक्चर पढ़ाया होगा, आप जाके देखिए जरूर वीडियो। तो ये कहता है द ऑपरेशन ऑफ जेफेट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ, जेफेट में किसका फ्लो होता है? ये रहा आपके पास ऑप्शन, माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होता है, मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर होता है, एनी ऑफ द एबव। क्या होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होता है। बेटा क्या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल सर जी पढ़ाए थे। क्या हुआ तो सर दिमाग में नहीं था। क्यों नहीं था? तकिया लगा के देखे थे, नहीं टेलीविजन की तरह देखे थे, तो एग्जाम में भी सपने में ही आएगा। चलिए चिंता मत करें। ये रहा आपके साथ सामने, हमने लिया एक पी चैनल, ये पी सबस्ट्रेट लेते हैं हम। अगर पी सबस्ट्रेट लिया, पी सबस्ट्रेट मतलब पी टाइप का एक मटेरियल लिया, यहां पर हमने एक N+ चैनल, ये N+ हमने डॉप कर दिया इतना दूर के एरिया में, ये हमारा बन जाता है क्या बेटा? गेट। और इसको हम यहां से निकालते हैं एक ड्रेन टर्मिनल, एक निकालते हैं हम सोर्स टर्मिनल। इसी ड्रेन टू सोर्स को हम यहां पर बायस करके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बायस करके क्या करते हैं? चैनल विड्थ को, दिस इज द चैनल, दिस इज द चैनल, दिस इज द चैनल। और ये चैनल किस टाइप का है? पी टाइप मटेरियल का है, तो इसमें होल होगा, मतलब होल का फ्लो होगा। अगर एन टाइप का चैनल होगा तो क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। यही तो है बीजेटी से, बीजेटी में दैट इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी इट इज यूनिपोलर, यूनिपोलर मींस केवल एक कैरियर का फ्लो होता है। आपके रहा सामने मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होता है। पी टाइप का है तो पी टाइप में फुल मेजॉरिटी, अगर एन टाइप का चैनल लेते हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, वो फ्लो होता। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सब्जेक्ट था, इसके ऊपर बेसिक्स जो कुछ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव था शुरुआत के यूनिट से, उसको लेकर के मैंने आपके सामने आया। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर उसको दिमाग में रखते हुए किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन जनरली हमने प्रिपेयर किया और आपको आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा थ्योरी का, उनके लिए ये बहुत आसान रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जरूर अभी भी जगें, पढ़ें, कुछ लेक्चर जरूर देखें, अपना नोट्स बनाएं, एग्जाम का तैयारी करें। आप लोगों से अब मैं विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने सेमेस्टर में पढ़ा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूं।
जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़े, जो एडमिशन नहीं लिए, उनको भी आप लोग इस वीडियो को दें, उनको शेयर करें, वो देखें, अपने एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करें। और उन तमाम बच्चों के लिए जो मेरे यहाँ पढ़े हैं, हमसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग अच्छा करें, अच्छा पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग इसको बहुत अधिक शेयर किया, इसको लाइक किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कल आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा। आपके लिए मैं कल, अगर आपने ज्यादा शेयर किया तो कल शाम को 8 बजे मैं आपके पास लाइव आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। और इसी तरीके से मैं वादा करके जा रहा हूं कि मैं लाइव आऊंगा। मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।